आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नार्सिसिस्ट जब अपने पार्टनर यानी एम्पैथ को डिस्कार्ड करने वाला होता है तब उसका बिहेवियर अपने पार्टनर को लेके कैसा होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जब एक नार्सिसिस्ट पूरी तरह से डिस्कार्ड कर लेता है तब वो मूव ऑन कैसे कर जाता है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें करता है और एम्पैथ पे उसका क्या असर पड़ता है। और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि एम्पैथ की लाइफ उसके बाद कैसे बदल जाती है और एम्पैथ ने क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी एक हैप्पी लाइफ की तरफ मतलब बढ़ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म पे वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। हमारे इंडिया में अभी भी नार्सिसिज्म को लेके बहुत कम अवेयरनेस है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे वीडियो के थ्रू एटलीस्ट 100 लोगों को भी मैंने मोटिवेट कर दिया या फिर उन्हें गाइडेंस दे दिया, तो फिर अगर उन्हें मेरी वीडियो के थ्रू थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है सडन एंड कोल्ड बिहेवियर। नार्सिसिस्ट जब भी एम्पैथ को डिस्कार्ड करने वाला होता है तो वो अनप्रेडिक्टेबल मूव होता है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक छोटी से छोटी चीज़ को इतना बड़ा बना दिया जाता है, सीन क्रिएट कर दिया जाता है, तब आप अचानक सोच में पड़ जाते हो क्या ये ज़रूरी था। मतलब आपको ऐसा लगने लगता है जो इतने सालों से आपने उस नार्सिसिस्ट के साथ ज़िंदगी जी, बहुत सारा टॉर्चर बर्दाश्त किया, फिजिकल एब्यूज़ को बर्दाश्त किया, वर्बल एब्यूज़ को बर्दाश्त किया, गाली गलौज, इसके बावजूद भी आप उनके साथ ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन आपकी ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन वो छोटी से छोटी चीज़ को सीन क्रिएट करके उसको भी वो डाइवर्स का रूप दे देते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। तो जब डिस्कार्ड करता है तो ये अनप्रेडिक्टेबल ही होता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं सही सही बात ही बताऊँगी। और बहुत दिनों से मेरे साथ जो भी जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ वहाँ की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, जो सच्ची बात है वही करूँगी। तो ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो एक एम्पैथ के मन में यही बातें चलती है कि अब हमसे तो कोई गलती हुई नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने ही बातों में उलझे रहोगे कि गलती हो कहाँ रही है। एक छोटी सी बात को लेके हमेशा डाइवोर्स क्यों बोला जा रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, नार्सिसिस्ट जब भी अपने पार्टनर को डिस्कार्ड करने वाला होता है ना, तो वो हर बार छोटी छोटी चीज़ों पे आपको डाइवर्स करके ही बोलेगा। नहीं पट रही है छोड़ दो, नहीं बनती है छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मतलब वो तुम्हें प्रोवोक करेगा ताकि वो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो तुम्हें छोड़ना चाहेगा तो तुम्हारे क्या डिमांड्स रह सकते हैं उसको लेके, मतलब छोड़ने के लिए। क्योंकि एलिमनी लोगे या फिर लोगे तो कितना लोगे, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, चाइल्ड की कस्टडी लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। वो उसका एक अलग ही टैक्टिक होता है। वो बातों बातों में तुम्हें प्रोवोक भी करता है और हमेशा पैसों को लेके ये जताता है कि कितना लेना चाहोगी, मतलब तुम नहीं जा रही हो, मतलब तुम अगर नहीं जाना चाहते भी हो तो भी वो पीछे पड़ जाएगा। मतलब ज़माने में तो बहुत कूल बन के निकलेंगे ये लोग, ज़माने किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके चार दीवारी में हो क्या रहा है। ये जो होते हैं बाहर में अपनी इमेज जो है बहुत ही मतलब ऐसा सज्जन व्यक्ति की तरह रखते हैं कि लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं होगा। अगर तुम रोते धोते रहोगे, परेशान हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे डाइवोर्स के लिए बोला जा रहा है, जब मैं फिजिकल और मेंटल अब्यूज से गुजर रही थी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब मैं खुद छोड़ना चाहती थी, तब ऐसा कभी भी हुआ नहीं, पॉसिबल रहा ही नहीं कि मैं उसे छोड़ के जाऊं, लेकिन आज अचानक ऐसे छोटी मोटी बेतुकी सी बातों पे डिस्कार्ड करना चाह रहा है, मुझे डिवोर्स के लिए बोला जा रहा है। तब आपको मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, अब आपका मतलब इस तरह टॉर्चर लेवल बढ़ जाएगा, इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि आपको फ्यूचर को लेके चिंता होने लगेगी। अब ऐसे स्टेज पे नार्सिसिस्ट हमेशा डिस्कार्ड करता है कि जब आपकी एज बहुत मतलब आगे निकल चुकी है। नार्सिसिस्ट इजीली डिस्कार्ड करते नहीं है। जब एक एम्पैथ की एज मतलब बहुत निकल चुकी होती है या उनके बच्चे काफ़ी बड़े होते हैं, देखो ये डराया नहीं जा रहा है, इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हर विमन ने
अर्निंग करना ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप अपने लाइफ के बहुत कीमती वक्त दे देते हो अपने लोगों को, लेकिन आखिर में जो होना है वही होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अपना 100% ज़रूर देना अपनी फैमिली के लिए, लेकिन अपने आप को भी ज़रूर देना। अपने आप को इग्नोर मत करना कभी भी। ये चीज़ जो है आपको बाद में काम आएंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, अगर आप अभी भी अर्निंग करते हो, तो इसमें बेनिफिट आपका ही है ना। आप हेल्पिंग हैंड बन जाओगे घर के लिए, या फिर अपने खर्चे खुद उठा सकोगे। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता, या फिर भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए लाइफ में, तब आप उस समय आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा, मैं बता नहीं सकती। फिर आपको स्टेबल होना पड़ेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी होगी और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, बहुत सी चीज़ें करनी होगी। तो सेकंड है ब्लेम शिफ्टिंग। नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी गलतियों का ब्लेम एम्पैथ पे ही डालता है। वो कभी भी ये मंजूर नहीं करेगा, कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो खुद ही उस चीज़ के पीछे कारण था या कारण थी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे ही नहीं और किसी भी गलती का हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम डालेंगे कि तुम्हारी वजह से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तुम ही जिम्मेदार हो, तुम नहीं सुधर रहे हो, अब मैं तुम्हें बता बता के थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब इससे आगे हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ये टोटली ब्लेम शिफ्टिंग रहता है। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट ये भी करते हैं। और थर्ड है गैस लाइटिंग। अब गैस लाइटिंग वो भी कैसे करेंगे, आपको पहले डाउट में डालते हैं वो लोग कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर तुम्हें ये भी करते हैं, तुम्हारे मतलब जो बिलीव है, तुम्हारे याददाश्त पे भी वो डाउट करने लगाते हैं। एक्चुअली वो ये बोलते हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो तुमने किसी दिन की बात याद दिलाई उसको कि ऐसा ऐसा तुमने उस दिन मुझे कहा था, ऐसा इंसिडेंट तुमने किया था, ऐसा इसके साथ बात किया था जिस वजह से हमारी लड़ाई हो रही थी, तुमने फ़ोन पे ये किया था, मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हारे चैट्स पढ़े थे। जो भी हो, जो कुछ भी हो, तुमने याद भी दिलाया ना, वो गैस लाइटिंग करेगा। वो ऐसे दिखाएगा जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे तुम्हें कमज़ोर बना दिया जाएगा, एक कमज़ोर मानसिकता वाली प्रूव कर दिया जाएगा। मतलब आपको भी थोड़ी देर के लिए ये लगेगा कि मैंने किया तो था, बोला तो था उस दिन। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ यदि कोई एम्पैथ रहते हैं ना काफ़ी सालों से, उसकी मेमोरी थोड़ी सी मतलब वीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया है मैं नहीं जानती, लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ जब आप एक लाइफ जी रहे होते हो ना, इनका कंफ्यूजिंग बिहेवियर जो होता है एम्पैथ को अक्सर कंफ्यूज करके रखता है, और वो खुद ही कोई चीज़ कहीं रख के भूलना स्टार्ट कर देते हैं, ये अपने आप पे डाउट होना स्टार्ट कर देता है। बहुत से मतलब ये जो रहते हैं ना ओसीडीज वगैरह, ये प्रॉब्लम भी बहुत से लोगों को हो जाते हैं कि कुछ मतलब गैस सिलेंडर का नॉब आपने बंद कर दिया है या नहीं बंद कर दिया है, फिर जाके चेक करोगे। कोई चीज़ कहीं रख दिए हो, मान लीजिए आपका चश्मा है, आप हमेशा यूज़ करते हो, जिस जगह पे रखे थे वहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब आपको डाउट भी होने लगता है कि कहीं इसने उठा के कहीं छुपा तो नहीं दिया है। तो ये आपके दिमागी हालत को इस तरह बना दिया जाता है, ये टोटली आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो आपको करना क्या है, एक डायरी मेंटेन करनी है। जब भी एक नार्सिसिस्ट के साथ आपका कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी बातचीत होती है जिसको आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो डेफिनेटली आप उस इंसिडेंट को उस टाइम के साथ, उस डेट के साथ आप नोट कर लीजिएगा, और क्या लाइंस बोली गई थी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि धीरे धीरे वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, जिससे एक एम्पैथ का माइंड जो है, मतलब मेमोरी लॉस होना या फिर जो भी है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है कि उसको खुद को डाउट भी होता है कि कभी कभी मतलब अच्छा मैंने ये बोला था या नहीं बोला था, क्योंकि उसे याद नहीं आता है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आती है, ऐसे भी होता है। हाँ, जिसकी दिमागी शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, ऑलरेडी मेडिटेशन योगा जो भी कर रहे हैं ना, उन लोगों के साथ ये नहीं होता है। लेकिन अगर वो हाई लेवल का टॉर्चर करने वाला नार्सिसिस्ट है तो उनके साथ भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपने आप पे वर्क करना है, ठीक है, डाउट नहीं करना है खुद पे। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी और के साथ उसकी बात शेयर करते हो, पहले तो वो कोई ट्रस्ट करने वाला ही नहीं है आपकी बात पे, और वो उस चीज़ को झुठला देते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, कितनी झूठी है, कितना झूठा है, इस टाइप का ब्लेम होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नार्सिसिस्ट को आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को किसी को पता ही नहीं नार्सिसिज्म होता क्या है, नार्सिसिस्ट किस टाइप के होते हैं। तो ये आपको पता है और हमको पता है, और जो लोग इसको मतलब झेल चुके हैं, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट को डील कर चुके हैं, वो लोग को पता है। लेकिन और लोगों को नहीं पता है। आप सोचोगे 4 घर छोड़ के आपके आस-पड़ोस के लोगों को आप बताने जाओगे, उनको समझेगा ही नहीं। ये चीज़ नहीं समझ में आती हर किसी को। ये सिर्फ़ कुछ ही लोगों को समझ में आती है जिनके साथ ये किस्सा हो चुका है। 4th है नो एक्सप्लेनेशन। वो आपको कभी क्लू नहीं देंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आपके मन में ये सवाल उठते ही रहेगा कि मुझे डिस्कार्ड क्यों किया जा रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? पहली बात तो वो प्रोवोक करते हैं। जब भी वो श्योर होते हैं कि अब ये टाइम आ चुका है, हमें इन्हें डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो न्यू सप्लाई की ओर ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। अब बोलने के लिए थोड़ा-सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। वो किसी सप्लाई के बिना रह ही नहीं सकते हैं। एक सप्लाई मिला, फिर उसके बाद उसके साथ भी वही चीज़ें करेंगे। फिर उसके बाद वो न्यू सप्लाई की तलाश में रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो-जो चीज़ें आपके साथ हुई है, आगे भी वही सब चीज़ें होने वाली है। तो आपको माइंड में अब न्यू सप्लाई के बारे में सोच-सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ऐसा किया है, और उससे एक्सपेक्टेशन ही कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे ही होते हैं। मैक्सिमम लोग, मैं तो कहूँगी कि ऐसे ही होते हैं। मैक्सिमम क्या, नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। अगर मैं स्माइल करके वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैं नार्सिसिस्ट के बारे में इतनी ईज़िली बता रही हूँ, इतना सेंसिटिव मैटर है। एक्चुअली करना क्या है, हम लोग अपने माइंड को टॉर्चर करते हैं उनके बारे में सोच-सोच के एनी टाइम। मतलब वो हमारे साथ बुरा कर रहे थे, वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहे थे, वो हमें टाइम नहीं दे रहे थे, वो हमें ब्लेम कर रहे थे, वो हमारी मतलब जो भी इमेज है उसको ख़राब कर रहे थे समाज में। हमारे कैरेक्टर पे उँगली उठाया जा रहा था। सब कुछ तो वो करते हैं और स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं। वो चाहता भी यही है। तो अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। फिर आपकी हेल्थ जो है पहले जैसे नहीं रहेगी। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं बचेगी तो आप आगे जाके कर क्या सकोगे, मुझे बताइए? आपको ऐसा कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है जिस वजह से नार्सिसिस्ट भी डर जाए। वो डिस्कार्ड तो करेगा, लेकिन परेशान रहेंगे कि भई हमारे बिना भी खुश रह रहे हैं, ठीक है? तो अपने हैप्पीनेस की चाबी अपने पास रखिएगा। तो नार्सिसिस्ट तो ऐसे रहते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। 5th है इमीडिएट रिप्लेसमेंट। जब एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करता है, मतलब डिवोर्स लेता है, तब ऑलरेडी उसकी लाइफ में एक न्यू सप्लाई एग्जिस्ट करती है। वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुका है। उसके बाद ही उसकी डेयरिंग बढ़ती है डिस्कार्ड करने की। अदरवाइज़ उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो डिस्कार्ड करे, क्योंकि बिना सप्लाई के नार्सिसिस्ट की कोई लाइफ नहीं होती है। वो एनी टाइम सप्लाई की तलाश में होते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही डिवोर्स हो जाता है तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उनके साथ पिक्चर्स, फ़ोटो शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कितने हैप्पीली मैरिड हैं। मतलब वो अपनी खुशियों को दिखाएँगे, घूम रहे, फिर रहे, ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ताकि आप वो सारी चीज़ें देख के, या फिर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करें, और तुम उसे देख-देख कर परेशान हो जाओ और रोते रहो, और मतलब तुम्हारा दिल दुःख जाए।
तो नार्सिसिस्ट को इसमें भी मज़ा आता है, मतलब वो तुम्हारे साथ न रहते हुए भी तुम्हारे मन पे कंट्रोल कर रहा है। तो पहली बात, जब भी ऐसा कोई मंज़र आता है आपकी लाइफ में कि डिवोर्स हो चुका है, तो आपने इस चीज़ का हमेशा याद रखना है कि अपनी लाइफ पे फोकस करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे अभी भी अपने पार्टनर के फ़ोटोज़ या फिर उसके सोशल मीडिया कोई भी पोस्ट्स आप देखते हो, तो कहीं न कहीं वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल ही कर रहा है। जब आप अपने ही पार्टनर की पोस्ट देखना स्टार्ट करते हो, तो कैसे तुम्हें दुःख नहीं होगा कि किसी और के साथ वो इतने प्यार से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं, दुःख तो होगा ही। तो बेहतर यही है कि तुम सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट देखना बंद कर दो और उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो। अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स आपको उस पोस्ट के बारे में बताते हैं, तो तुम्हें डायरेक्टली ये बोलना पड़ेगा कि मुझे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मुझे अपनी लाइफ को पीसफुली हैंडल करना है और अपने बच्चों की लाइफ के लिए मुझे ध्यान देना है। अब वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है या करती है। तो ये सारी चीज़ें खुद को स्ट्रॉन्ग बना के बोलना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो तुम्हारे साथ न रहते हुए भी तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब इसमें भी उसकी जीत हासिल होती है। तो उसको चाहिए क्या? वो चाहता भी है कि तुम रिएक्ट करो या तुम परेशान हो जाओ। तो फिर इसमें तुम्हारी लाइफ में चेंजेस क्या है? मतलब जब तक था तब भी परेशानी थी, अब जब नहीं है तब भी परेशान हो रहे हो। तो इससे बेटर तो यही है कि उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो यही करेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे अपने हैप्पीनेस को दिखाने के लिए, अपने अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए। तो अक्सर ये हर कोई करता है कि मूव ऑन कर जाने के बाद, लेकिन नार्सिसिस्ट जो है आपको वहाँ दुखी करते हैं एक न्यू सप्लाई को इमीडिएटली लाके, मतलब एक न्यू पार्टनर के साथ फ़ोटोज़ शेयर करके, क्योंकि ये वो चीज़ है कोई भी वाइफ़ हो या हस्बैंड हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको पूरा अंदर से झकझोर देती है, तोड़ देती है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, देखना ही नहीं है, याद रखें, ठीक है? तो सिक्स्थ है स्मीयर कैंपेन। जब वो नार्सिसिस्ट पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका है, अपने लाइफ में एक न्यू पार्टनर को ला चुका है, उसके साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी शेयर कर रहा है, अब उसके मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि कहाँ उसके बारे में लोग बुरा भला कहेंगे और ये कहेंगे कि इतने जल्दी कैसे तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे हैप्पी हो सकते हो, न्यू पार्टनर को कैसे ला सकते हो। हैप्पी होना अलग चीज़ है, लेकिन न्यू पार्टनर को इतने मतलब तुरंत तुम्हें कैसे ला सकते हो। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे बारे में अफ़वाहें फैलाना शुरू कर देंगे, झूठी बात है कि तुम उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, काफ़ी साल पहले ही तुम्हारा मूव ऑन हो चुका था, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं थी, कोई रिलेशन नहीं था, और सारा मतलब ब्लेम तुम पे शिफ्ट किया जाता है और खुद विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये लोग, एज अ विक्टिम दूसरों के सामने शो करते हैं। तो लोगों के सामने सिंपैथी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बटोर लेते हैं ये लोग। अब जो उनको उतने अच्छे से जानेंगे नहीं, मतलब बाहर के लोग वैसे भी जानते नहीं है नार्सिसिस्ट को, तो नार्सिसिस्ट परफेक्ट विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, क्योंकि उसको अपनी इमेज भी बचानी है कि नार्सिसिस्ट को सोशल मीडिया पे शो भी करना होता है कि मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं मूव ऑन करने के बाद अब कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, न्यू पार्टनर के साथ मैं कितना खुश हूँ, ये मेरी सोलमेट है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है जब वो शेयर करता है, तब उसके माइंड में ये चीज़ें भी आती है कि लोग कहाँ मतलब उसे गलत बोलेंगे। तो उसको ये भी डर होता है कि लोग उसके बारे में गलत बातें भी कह सकते हैं कि इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, इतनी जल्दी न्यू पार्टनर लाइफ में ला लिया, कहीं इसके साथ पहले से तो अफेयर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट इस पे पर्दा डालने के लिए या फिर अपने फुटप्रिंट्स, अपने फिंगरप्रिंट्स बहुत ही अच्छे से शातिर तरीके से मिटाने के लिए, क्रिमिनल माइंड के होते हैं ये लोग, तो वो क्या करते हैं, एक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे वो, कि हम खुद विक्टिम हैं, वो कितना पीड़ित थे, वो आपसे कितना बर्दाश्त करते हुए इतने साल की ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं, आपके साथ ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं थी, आप जो है उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रहे थे, या फिर वो जो है न्यू लाइफ में जाने के बाद उनकी लाइफ अभी बहुत अच्छी हो चुकी है और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ चुकी है, और लोगों को लगेगा कि चलो भाई अभी खुश तो है, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस लोगों को क्वेश्चनिंग करना आता है। तो नार्सिसिस्ट ये भी चीज़ें करता है, स्मीयर कैंपेन।
तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्कार्ड करने का मंजर कैसा होता है, द सीन ऑफ डिस्कार्ड। तो फर्स्ट है इमोशनल शून्यता, कोई इमोशंस नहीं। आप परेशान हो रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपकी हेल्थ इशू हो रही है, आप खाना खा भी नहीं रहे हो, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो वो ऐसा इग्नोर करते हैं, बिल्कुल कोई इमोशंस आपको लेके जताएंगे नहीं, आपको वो चीज़ और ज़्यादा हर्ट करने लगेगी। वैसे तो नार्सिसिस्ट पहले भी नहीं करता था, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको ज़्यादा बुरा लगेगा कि कोई इतना क्रूर या फिर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सेकंड है डरावनी खामोशी, स्टोन वॉलिंग जिसे कहते हैं। जब एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ को डिस्कार्ड करने वाला होता है तो उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ रहता है, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा होता है, कोई टाइम पे खाना नहीं खा रहा होता है, ना कोई टीवी चल रहा होता है, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उनके घर में। और नार्सिसिस्ट जो इतना साइलेंट हो जाता है, जो नार्सिसिस्ट हमेशा कुछ न कुछ एक एम्पैथ को बोलते रहता था, प्रोवोक करते रहता था, अब वो इतना साइलेंट हो गया है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो पता नहीं उसकी लीगल कार्रवाई में गड़बड़ी हो सकती है। तो बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स लेना स्टार्ट कर देता है। एम्पैथ बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि एम्पैथ के मन में ऑलरेडी ये बात चल रही है कि ऑलरेडी शादी के इतने साल बीत गए हैं, अब उसकी लाइफ में आगे उसने कौन से स्टेप्स लेना चाहिए, वो करंट सिचुएशन से ही बाहर नहीं आ पाती है। और फ्यूचर को लेके सोचने के लिए उसके माइंड में इतनी सारी बातें चलती एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर देती है कि अब वो मतलब बहुत साइलेंट हो जाती है और परेशान हो जाती है, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहती हूँ और ये चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ कि जैसे अगर आपको ये चीज़ें पता रहती है तो ये सारी तकलीफ़ों से आप नहीं गुजरोगे, क्योंकि आपको मंज़र पता है कैसा होने वाला है, तो आप जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का मतलब ये होता है कि आपको सँभलने का मौका मिल रहा है। जो पर्सन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें उसके साथ होना शुरू हो जाती है, तो कहीं न कहीं उसके साथ मतलब दिमागी हालत ख़राब होने के चांसेस या फिर डिप्रेशन में जाने के या स्ट्रेस ज़्यादा ले लेने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही है ताकि संभल सको, संभलने का वक़्त है। थर्ड है हैरान करने वाली गति। इतना फ़ास्ट प्रोसेस हो जाता है, एक एम्पैथ को संभलने का मौका नहीं दिया जाता है। एम्पैथ जो है परेशान हो जाते हैं। देखिए बताते-बताते गला भी सूख रहा है मेरा। मतलब ये चीज़ें जो है ना थोड़ा-सा झकझोर देती है इंसानियत के नाते, और एम्पैथ्स के अंदर एम्पैथी इतनी होती है और ये चीज़ें जो है बुरी लगती है। मतलब इंसानियत कहीं न कहीं खोती जा रही है हमारे अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है? तो मैं ये कह रही थी कि नार्सिसिस्ट जो है बहुत ही तेज़ गति से, हैरान करने वाली गति से प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। मतलब डिवोर्स लिया जा रहा है, आपको सँभलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो मंज़र है, एक एम्पैथ सँभल नहीं पाता है। क्योंकि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आपके सामने आके अचानक से ऐसा दिखाते हैं कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए डिवोर्स। जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं ना खिलौने के लिए, मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वरना रोते रहते हैं, ज़मीन पे ऐसे पैर पटकते हैं, नीचे लेट के रोते हैं। सेम टू सेम ऐसे ज़िद्दी शैतानी बच्चे की जैसे हरकतें करते हैं, चाहिए मुझे चाहिए डिवोर्स चाहिए। अब मुझे हँसी आ रही है, ये देखो परेशान होने वाले दिन में परेशान भी होना चाहिए, लेकिन हँसना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने आप को खुशी देने का ज़िम्मेदारी मतलब आपने खुद ही उठाना चाहिए। कोई और आपको क्यों खुश रखेगा, है ना? जब कोई और आपको हैप्पीनेस देने की सोचता भी है तो उसका भी मतलब छुपा होता है। मैंने आपको इसके पहले की वीडियोज़ में बताया है। इसलिए हर चीज़ को एक्सपीरियंस के रूप में ले लीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि लाइफ में लेसन्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लेसन्स और बाकी भी है, और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी इतने सालों से, जो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, लाइफ ख़राब हो रही थी, तो आप इसको भी लेसन्स के रूप में लीजिएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो और जब तक आप उसमें पास नहीं हो जाते हो या अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो,
आप नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच नहीं पाते हो, ठीक है। तो आप यही समझिएगा इस वक्त कि वो एक लेसन्स लेना था आपकी लाइफ में, आपने नार्सिसिस्ट से लेसन्स ले लिया, क्योंकि अब आने वाली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अलर्ट भी हो जाओगे और आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि किसी भी टॉक्सिक पर्सन को आप बहुत ही इजीली डील कर पाओगे, क्योंकि अब आप उनको मौका ही नहीं दोगे। आप इतने संभल जाओगे कि किसी भी टॉक्सिक पर्सन को अपने लाइफ में एंटर ही नहीं होने दोगे। तो ये टॉक्सिसिटी का लेवल जो है आपने काफ़ी साल झेल चुके हो। अब आगे जो है, अब अपने तरीके से लाइफ जीने का टाइम आ जाता है। अब आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड भी ऐसे टाइम पे करते हैं कि जब आपका मतलब एज क्राइटेरिया होता है ना, जब आपको जॉब नहीं मिल सकती है उस एज में, उसको पता है कि अब आप परेशानी वाली लाइफ जीने वाले हो। तो आप परेशान न होते हुए ऐसा कोई छोटा-मोटा वर्क ढूँढ लीजिएगा जिससे कि थोड़ा ना थोड़ा आप अर्निंग कर सको। आप ये समझिए कि आप इस लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लेने के लिए ही एक नार्सिसिस्ट के साथ आए थे। अब आप में पेशेंस भी बहुत आ जाता है। अब आपको दूसरों को समझने की, परखने की क्षमता आ जाती है और अब आप जो है अपने आप को कंट्रोल करना भी सीख जाते हो, बाउंड्रीज़ बनाना सीख जाते हो। ये बहुत सी चीज़ें सिखा जाते हैं और ये वो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सीख पाते पूरी ज़िंदगी भर, जो एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने पर एक एम्पैथ सीख जाता है। फिर आगे की लाइफ में यदि एक एम्पैथ बहुत कम से भी स्टार्ट कर रहा हो, मान लीजिए उसकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसमें भी वह खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने जब इतना स्ट्रगल किया है एक नार्सिसिस्ट के साथ रह के, तो आपको समझ में आ गया है कि आप अपने आने वाली लाइफ में कुछ ऐसा काम तो कर ही सकते हो कि इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने के लिए छोटा-मोटा वर्क, चाहे कितना छोटा-मोटा वर्क ही क्यों ना हो, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का हक हर किसी इंसान को होता है। चाहे चाय क्यों ना बेच लिया जाए, टी स्टॉल लगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ये बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल दिया है क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग पहले छोटी चीज़ों को ही सोचना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। हाँ, यदि आप बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, तो अगर आप किसी को एजुकेट कर सकते हो, उन्हें ट्यूशन क्लासेस वगैरह दे सकते हो, तो वो भी काम आप कर सकते हो। या लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक़्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब एक नार्सिसिस्ट से डिस्कार्ड हो जाता है, तो सबसे पहले आपको मूव ऑन कर जाना है, फिर उसके बाद हीलिंग स्टार्ट करना है। जब आपका हीलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप कोई चीज़ ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, मतलब जो भी अर्निंग के लिए आप करना चाहते हो, क्योंकि एक बार जब हीलिंग पीरियड हो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके मन में आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे। आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है और आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि कोई काम छोटा है। चाहे कितना छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, आप उसे करके अपने आप को हैप्पीनेस दे सकते हो। कम से कम किसी के अंडर रह के, आप किसी के दबाव तले रह के उसकी टॉक्सिक बिहेवियर को सहन करते हुए तो नहीं रह रहे हो। तो ये मान लीजिए कि भले अभी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। तो ये मत भूलिए कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ चल रहा है, तो तुम्हें आगे भी वही बढ़ाएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर मिरेकल होगा और ज़रूर होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये बात कि नार्सिसिस्ट हार मानना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को हमेशा जीतते हुए ही देखना चाहते हैं और एम्पैथ को रोते हुए या फिर उसको बहुत ज़्यादा टूटते-बिखरते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी वो कुछ इसी तरह का सीन क्रिएट करते हैं या फिर इस तरह का पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं कि लोगों की नज़र में वो विनर है और आप जो है लूज़र हो। मतलब आपने उसको छोड़ के या फिर उसने आपको छोड़ के बहुत अच्छा किया है और आप उनकी नज़र में अब कुछ भी नहीं हो। आप मतलब एक कचरे की तरह हो। तो ये वो प्रूव करना चाहता है। और याद रखना, वो सोशल मीडिया पे हमेशा ऐसे पोस्ट करेंगे जैसे कि न्यू कार ले लिए हो और उस कार में कहीं बाहर घूमने जा रहे हो अपने न्यू पार्टनर के साथ।
तो कहीं न कहीं लोग आपको ये ज़रूर बताएँगे, आपको जो जानते हैं, कि देखिए न्यू कार भी आ गई, आपको छोड़ने के बाद न्यू पार्टनर भी आ गई है, न्यू हो सकता है घर भी आ गया हो, बता नहीं सकते, नार्सिसिस्ट कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तोड़ने के लिए की जाती है, वो ऐसा करते हैं। और एक चीज़ वो करते हैं इमेज मैनेजमेंट, मतलब अब कैसा है, उसको पता है कि उसने जो किया है वो समाज में थोड़ा शर्मिंदगी वाला काम किया है, कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पार्टनर को भी ऐसे वक्त पे डिस्कार्ड कर रहा है जब उसके पार्टनर के पास कोई जॉब नहीं है, आगे वो कैसे जिएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने इमेज को बदल देते हैं, अचानक से ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और लोगों की नज़र में मतलब ऐसा दिखाते हैं कि अब हम बहुत सही राह पे चल रहे हैं, अब हम इतनी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं कि अब हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो ये इमेज को सुधारने के पीछे इनका माइंडसेट यही होता है कि कोई इन्हें बुरा ना कहा जाए, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। और इसके बाद वो करते क्या है, एक बार अब न्यू लाइफ तो वो जी रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आप पे वॉच रखना ही होता है। ये चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड तो करते हैं, लेकिन उसे फिर भी एम्पैथ पर यानी उसकी पार्टनर पर उसे वॉच रखना ही होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उनको फिर भी वॉच रखना ही होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कहीं तुम खुश तो नहीं रह रहे हो उनके बिना। अब तुम किसके साथ जी रहे हो, अब तुम किसके साथ घूम रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, तुम कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, उनके बिना इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, तुम हैप्पी कैसे रह सकते हो उनके बिना। ये सारी चीज़ें उन्हें परेशान करती रहती है। तो नार्सिसिस्ट एनी टाइम परेशानी में ही जीना चाहता है। देखिए, एक नार्सिसिस्ट जो है जब मूव ऑन कर जाता है तो पूरी तरह से मूव ऑन नहीं करता है वो अपने न्यू पार्टनर के साथ लाइफ तो जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिसे डिस्कार्ड कर रहे हैं एम्पैथ को, उस पे भी वॉच रखते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर को हारता हुआ देखना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट के माइंड में हमेशा एक ही चीज़ रहती कि वो जीते तुम हारे। देखिए, नार्सिसिस्ट हर जगह कंपटीशन करेगा। नार्सिसिस्ट जो है आपको डिस्कार्ड करने के बाद भी आप पे वॉच रखेगा। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन ज़रूर कर जाएगा, न्यू पार्टनर, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करेगा। इसके बावजूद भी उसके अंदर जो है वो सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। नार्सिसिस्ट के अंदर सैटिस्फैक्शन कभी नहीं रहता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। नार्सिसिस्ट फिर भी परेशान होता है कि अब तुम कैसे लाइफ जी रहे होंगे। वो हमेशा फेक अकाउंट बना के तुम्हारी लाइफ पे वॉच रखना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या अचीवमेंट कर रहे हो, तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, कहाँ टूर पे जा रहे हो, किन के साथ जा रहे हो, किन से बात कर रहे हो, क्यों इतना हंस रहे हो, क्यों इतना खुश हो रहे हो। नार्सिसिस्ट परेशान रहता है। नार्सिसिस्ट को वैसे भी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला। हाँ, उसकी लाइफ में नई पार्टनर ज़रूर आई है, लेकिन न्यू पार्टनर आने के बाद तब भी लाइफ उसकी वैसी ही रहती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आदत से मजबूर होता है। अगर इस वक्त कोई नार्सिसिस्ट इस वीडियो को देख रहा है तो वो चैलेंज करके दिखाए कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बाद बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताती हूँ कि नार्सिसिस्ट जो है, चाहे कितना पैसे वाला क्यों ना हो, सब कुछ हो उसके पास, बंगला गाड़ी सब कुछ हो, लेकिन उसके पास सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है। अब ऑब्वियसली एक एम्पैथ को यदि एज के इस टाइम पे छोड़ा जा रहा है कि जब उसके पास कोई जॉब नहीं है, एज क्राइटेरिया जा चुका है, तो उसका तो स्ट्रगल पीरियड रहेगा ही। वो अपने लाइफ में सेट होने में काफ़ी टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट फिर भी वॉच रखते हैं कि कहीं तुम इसमें भी खुशी न ढूंढ लो। मतलब तुम दुखी हो, फिर उसे तो उस चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी ही, लेकिन तुम्हें अपने आप को दुखी दिखाना भी नहीं है, क्योंकि दुखी होना ही नहीं है, अंदर से अपने आप को खुशी देना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम अपने आप को संभाल लेते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग हेल्प भी उन्हीं की करते हैं जो खुद की हेल्प करता है। जब तक तुम खुद की हेल्प नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा। पहली बात, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद से जितना हो सके उतना ही काम अपने आप से कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। और हाँ, आपके कोई ऐसे खास पहचान के या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई है जो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं,
जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही लोगों से मदद लीजिएगा, किसी भी थर्ड पार्टी से, स्पेशली अपोज़िट जेंडर से कभी भी मदद मत लीजिएगा। ये मेरा स्पेशल आपको मशवरा है, आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा मैं किस लिए कह रही हूँ ये चीज़। क्योंकि ट्रस्ट किसी पे नहीं किया जा सकता। इस वक़्त आप कमज़ोर दिख रहे हो लोगों को, इस वक़्त आप लाचार हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो ये वो टाइम है जब भेड़ियों की तरह लोग टूट पड़ते हैं लोगों को मतलब रिझाने के लिए या फिर गलत, आप समझ रहे हो ना, मैं नहीं कहना चाहती, मुझे नहीं कहना है, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। आप समझदार हो इसलिए ऐसे किसी भी ऐरे-वैरे से मदद नहीं लेनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही लोगों से क्योंकि आपका एक ट्रस्ट बना होता है अपने लोगों से थोड़ा बहुत, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। हेल्प मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती है। हमेशा फाइनेंशियल हेल्प को ही हेल्प नहीं कहा जाता है। हेल्प मतलब ये भी होता है कि यदि आप कुछ वर्क ढूँढना चाह रहे हो, हेल्प मतलब ये भी हो सकता है कि आप आइडियाज़ के थ्रू हेल्प ले रहे हो। कोई आपको आइडियाज़ भी दे सकते हैं। आप लोग ये क्यों सोचते हो हेल्प मतलब हमेशा फाइनेंशियल हेल्प ही होता है? या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसे होंगे जो ट्रस्ट के हैं, ठीक है? तो आपको मूव ऑन कर जाना है तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंट बन के अब पिछला जो भी आपके साथ हो चुका है, इन सारी चीज़ों को भूल कर, क्योंकि यदि आप अभी भी उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हो, तो नार्सिसिस्ट को कभी दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। आप मूव ऑन करने के बावजूद भी उसी रिलेशनशिप में स्टक होके रहोगे। अगर वो नार्सिसिस्ट इस वक़्त भी आपके माइंड में ही घूम रहा है, तो आपकी लाइफ में आप ग्रोथ कैसे कर पाओगे? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे ही नार्सिसिस्ट से छुटकारा मिल गया, तो वो अपनी लाइफ में अगर हैप्पी भी रह रहा है, तो आप सोच लीजिए कि ठीक है, बहुत अच्छा हो गया है कि कम से कम आप किसी एक की लाइफ आपकी वजह से बच रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच नहीं बन रही थी, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो अगर हैप्पी रह रहा है, अब वो देखिए कर्मा तो हर किसी को मिलेगा, जिसने अगर गलती कुछ की है तो उसे कर्मा तो मिलेगा ही। आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम उस लाइफ में कुछ गलती ना करते हुए भी हमेशा ब्लेम किया गया, नीचा दिखाया गया, कैरेक्टर पे उँगली उठाई गई और आपके राइट्स जो थे सब छोड़ना पड़ा आपको। लेकिन देखिए ऊपर वाला देखता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता है वो। आपको हो सकता है कि कुछ न कुछ आपके लिए उसने पहले से प्लान कर रखा हो। अगर आप उस रिलेशनशिप में रहते, तो हो सकता है कि बहुत मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी। अगर वो किसी और के साथ हैप्पी है, तो अब कर्मा उसका, क्योंकि आप रहते हुए उसने किसी और सप्लाई को ढूँढ लिया था और कहीं न कहीं चीट कर रहे थे, तो कहीं न कहीं कर्मा मिलेगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट की असल ज़िंदगी कैसी होती है डिस्कार्ड करने के बाद। देखिए ऊपर से तो वो बहुत अच्छा दिखाएगा, परफेक्ट लाइफ दिखाएगा क्योंकि नार्सिसिस्ट की आदत होती है एक परफेक्ट इमेज दिखाने की। आज तक उसने तुम्हारे साथ जब भी लाइफ जी होगी, तो उसने परफेक्शन तो दिखाया ही होगा सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स के सामने। जब भी तुम्हारे साथ वो बाहर गया होगा तो तुम्हें भी एक परफेक्ट पार्टनर के साथ जैसा ट्रीट करना चाहिए, उस तरीके से ट्रीट किया होगा। तो आप भी बहुत अच्छे से रेडी होके उनके साथ कहीं बाहर जा रहे थे, लोगों ने तुम्हें परफेक्ट कपल का नाम भी दिया होगा। तो उन्हीं चीज़ों को आप याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आज जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे वो सब कुछ वही सही है, क्योंकि आपके साथ उसने जो-जो किया था वो हर चीज़ सप्लाई न्यू सप्लाई के साथ करते हैं। हर वो चीज़ स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करेंगे, ये याद रखिएगा। अगर इस टाइम पे कोई नार्सिसिस्ट भी देख रहा है, उसको भी मैं बता देती हूँ। नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। अगर उसने डिस्कार्ड भी किया, न्यू पार्टनर मिल भी जाए तो भी, अगर उसने डिस्कार्ड भी किया तो न्यू सप्लाई मिलने के बाद नार्सिसिस्ट हर वो कहानी दोहराता है जो उसने पास्ट में कर रखी थी। पहले लव बॉम्बिंग करेगा, उसको ऐसा लगेगा पार्टनर को, न्यू पार्टनर को कि बहुत अच्छा मतलब मेरा सोलमेट मिल गया। फिर उसकी धीरे-धीरे जब आदत पड़ जाएगी उसको, तो धीरे-धीरे फिर वो डिवैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। मतलब पहले कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा उसको। तो फिर उसके बाद अब उसको लगने लगता है कि भई इसमें भी कोई बात नहीं है,
ये भी मुझे परेशान कर रही है। पहले वाली तो करती थी लेकिन थोड़ी इससे तो ठीक थी। देखिए तब आपकी वैल्यू की जाएँगी। लेकिन मेरी लाइफ़ ही ऐसी है। मेरी लाइफ़ में कोई अच्छा पार्टनर लिखा ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है? अब मैं जाता हूँ। तो वो फिर उस टाइम पे दूसरी ढूँढने चले जाते हैं। भई इनकी लाइफ़ ऐसी ही रहती है। वो कभी हैप्पी रह ही नहीं सकते, सैटिस्फाइड रह ही नहीं सकते। तो आप ये बात समझ जाइए कि नार्सिसिस्ट कहीं हैप्पी नहीं रहते, कभी हैप्पी नहीं रहते। तो नार्सिसिस्ट कभी हैप्पी रह नहीं सकते, कभी सैटिस्फाइड रह नहीं सकते। चाहे वो न्यू पार्टनर ही क्यों ना हो। नार्सिसिस्ट की यही खासियत है कि वो किसी भी पार्टनर के साथ ज़्यादा दिन खुश रह ही नहीं सकते हैं। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि जब उसकी कोई गलतियाँ सामने दिखने लगती है और पार्टनर सवाल करना शुरू कर देता है, तो वो बोरिंग लगते हैं। उन्हें गुस्सा आता है कि उस उनसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी की सेकंड वाइफ़ या सेकंड हस्बैंड बन के यहाँ इस वक़्त मेरा वीडियो देख रहा है, जो एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहा है, तो उस उनको भी ये लेसन मिलना चाहिए, ठीक है? उनको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसने अपने पार्टनर के साथ क्या किया था और उसके बाद आप एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करके और आप उसके साथ लाइफ़ में आ गए, तो कर्मा तो तुम्हें मिल ही रहा है। अब मेरे वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि तुमने गलती कहाँ की थी। पहला पार्टनर किस वजह से गया था, किस वजह से छूट गया था, वो किस तरह के पार्टनर को तुमने अट्रैक्ट किया था, किस तरह के पार्टनर के साथ तुम लाइफ में फँस चुके हो, ये अभी तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को ये लगेगा मेरी लाइफ तो इसने ख़राब कर दी, पहले तो ऐसा था नहीं, अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं, किसी एक के साथ खुशी नहीं रह सकते और जब आप सवाल करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें भी डिस्कार्ड करने के लिए वो न्यू सप्लाई की तलाश में रहेंगे। जैसे न्यू सप्लाई मिलेगा, देखिए एक एज ग्रुप निकल जाने के बाद न्यू सप्लाई तो उसको भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा अर्निंग करने वाला है, तो पैसों के खातिर लोग कुछ भी कर जाते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में। तो आपको समझना होगा कि जब पहले को ही नहीं वो अच्छे से सँभाल सका, तो आपको भी नहीं सँभाल पाएगा। जो लोग अगर सेकंड पार्टनर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर वो नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए छोड़िए नार्सिसिस्ट की बातें, अब हम एम्पैथ की बात करते हैं। तो शुरुआत के कुछ दिन तो परेशान हो जाते हैं वो, क्योंकि अब उनके पास जॉब नहीं है और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उन्हें फ्यूचर को लेके चिंता होती है। फ्यूचर में उनके बच्चे या फिर उनकी खुद की जो ज़रूरत है वो कौन पूरा करेगा? तो ऑब्वियसली उसे ही करना है। तो इसके लिए जो टाइम अब उसका बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइम चल रहा होता है कि वो हर जगह जाके जॉब के लिए अप्लाई करने की सोचते हैं। देखिए डाइवोर्स बोलने के लिए बहुत ईज़ी है और देने वाला तो बहुत ईज़िली दे देता है। लेकिन जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है और जो एज क्राइटेरिया में अभी फिट ही नहीं बैठ रहा है, मतलब किसी भी तरह की जॉब के लिए, तो वो पर्सन के साथ कैसा मंज़र रहता है, उसके मन पे क्या बीतती है, इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। अगर एक नार्सिसिस्ट इस टाइम पे ये वीडियो देख रहा है, इंसानियत तो नहीं होगी उसमें, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। तो वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनको टाइम लगता है हीलिंग के लिए। फिर उसके बाद उन्हें उनके बच्चे भी कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे सँभाल लेते हैं, बच्चे उन्हें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो टूट जाते हैं जिस वज़ह से बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हमारे जो मतलब मम्मी है या पापा है, जो भी है, हमें वो लाइफ में आगे बढ़ा कर पाएँगे। तो बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों को टेंशन आ जाता है एक एम्पैथ को देखने के बाद। इस तरह से यदि एम्पैथ टूटा बिखरा हुआ नज़र आता है, तो बच्चों को लगता है फिर उनके फ्यूचर का क्या होगा? उन्हें कौन सँभालेगा? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप दिमागी तौर पे पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुके हो, मतलब दिमाग आपका पूरा थक चुका है, तो आप स्टार्टिंग में मतलब शुरुआती दिनों में ही आप जॉब ढूँढने मत निकलिएगा। तो एक चीज़ मैं एम्पैथ को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप यदि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और आपको टेंशन भी है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा और बच्चों का कैसा करोगे, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई क्लूज़ नहीं है, कोई हेल्प नहीं है किसी के पास से, तो आप डरिएगा नहीं। अब आप बोलोगे कि डर तो लगेगा ही, जब हम आगे की सोच ही नहीं पा रहे हैं, आगे करना क्या है? तो नहीं डरिएगा। इससे होता ये है कि आप जब डर जाते हो ना, आपके माइंड पे ये चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाती है कि आप शायद वीक हो। माइंड जो है इन चीज़ों पे वर्क करता है।
जैसा सिग्नल आप उसको पहुँचाते हो, तो उसको वो वैसे ही एक्टिविटीज़ आपसे होना शुरू हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप थके हुए हो। आप क्या करते हो फिर जब आपके माइंड में ये सिग्नल पहुँच जाता है कि आप शायद कुछ नहीं कर पाओगे, आप वीक हो, तो आप घर पे ही आराम करोगे। मतलब आपके माइंड में वो नए आइडियाज़ आएँगे ही नहीं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपने माइंड को बिल्कुल भी ये सिग्नल मत दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो माइंड को जो है बुद्धू बना के चलना पड़ता है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो। भले आप इस वक़्त डरे हुए हो, लेकिन ये दिमाग जो है ना, इसी पे वर्क करता है। जो आप सिग्नल पहुँचाते हो ना उसको, वो वैसा ही वर्क करता है। आप थोड़ा-सा हिम्मत दिखा के तो देखिए। उसको बोलिए, बुद्धू बनाइए माइंड को। मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं अर्निंग करूँगी ज़रूर और मुझे बहुत जल्द वर्क मिलने वाला है। इस तरह की बातें बोलिए, मिरर के सामने जाके खुद को देख के बोलिए, ऐसे स्माइल कीजिए। आप पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट कीजिए। हो सके तो जब भी आप रात में खाना आपका हो जाता है, तो साथ में बैठ के कोई न कोई ऐसे गेम्स खेलिए। क्योंकि स्टार्टिंग के वो दिन होते हैं जो आपको दिमाग को बहुत थका देते हैं। आप जो है बच्चों के सामने खुश नहीं दिखते हो, तो बच्चों को भी डर लगता है। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। आपकी एक फेक स्माइल ही क्यों ना हो या फिर आप जो भी है आप कर रहे हो, भले वो एक्ट ही कर लो कि आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, आप अंदर से टूटे हुए हो। लेकिन उन्हें एक बार आप खुश देखोगे ना, मैं कसम से आपको बताना चाहूँगी, बच्चे जब खुश दिखेंगे, बच्चे जब कॉन्फिडेंट दिखेंगे, तो वो चीज़ आपको एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट छोड़ जाएँगी। तो पॉज़िटिव वाइब्स पास हो गए, तो आप अपने आप आपके अंदर हिम्मत आ जाएँगी। हाँ, मैंने भले ही उनके सामने स्माइल किया, मैं अंदर से टूटी हुई थी, मुझ में हिम्मत भी नहीं थी, मेरे पास जॉब भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश रह के उनको खुशी दे सकी। एटलीस्ट ये चीज़ की वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसका मतलब मैं सचमुच जब वर्क ढूँढ लूँगी, तो फिर मैं कितनी हैप्पीनेस इन लोगों को दे सकती हूँ। हीलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, रोज़ मेडिटेशन कीजिएगा और हर वो चीज़ जो नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए आप नहीं कर पाते थे, आपने छोड़ दिया था, हो सकता है आपका कोई स्किल था, आप सिंगिंग करते थे, आप डांस करते थे, तो हर वो चीज़ जो नार्सिसिस्ट ने आपको छोड़ने लगाया था, जो स्किल आपके अंदर था लेकिन आप उस पे वर्क कर रहे थे, लेकिन नार्सिसिस्ट की वज़ह से आपने छोड़ दिया था। तो ये वही वक़्त है कि अपने स्किल्स पे आप वर्क कर सकते हो, ताकि वो एक हैप्पीनेस मिल सके आपको। तो जो चीज़ तुम्हें पसंद थी वो चीज़ करने में तुम्हें खुशी तो ज़रूर मिलेगी। तो आप स्टार्ट वहीं से कीजिएगा। स्टार्टिंग में ही कुछ अर्निंग करने के लिए भागा-दौड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक थके हुए रिलेशन से आ चुके हो, ठीक है? तो आपको थकना नहीं है, पहले आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हाइप भी कर सकते हो और साथ ही साथ सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।